डॉक्टरों को मेरे होंठों को वापस सिलाई करनी पड़ी जहां वो साइड पर मिलते हैं। वो लोग जो जानवरों के हमलों में बच गए। क्या हुआ? 2010 में मैं और मेरे वालिद जुनूब मगरबी न्यूयॉर्क में कहीं मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे थे। ये एक अच्छा गर्म दिन था और हुआ कि जद में आने के बावजूद हमें डांसेस नहीं लग रही थी। हम एक जंगल वाले इलाके में बहुत से कोनों के साथ एक घुमावदार सड़क पर नीचे जा रहे थे। कोने इतने तेज थे कि हमें पता नहीं चल रहा था कि हमारे सामने सड़क पर कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। मेरे पास एक जीपीएस था, लिहाजा मैंने अपने वालिद को बताया कि हम उसे सड़क के मुड़े हुए हिस्से से बाहर निकालने के करीब हैं। हमारी रफ्तार तकरीबन 5 मील फी घंटा थी। कोने पर एक रीछ और उसके 3 बच्चे सड़क पार कर रहे थे। हम अचानक रुक गए और तेजी से पीछे हटने लगे। मैंने जल्दी में अपना पाँव की खूंटी में पैसा लिया और मेरी मोटरसाइकिल उलट गई। आवाज ने रीछ को होशियार कर दिया। वो तकरीबन 20 फुट दूर से मेरी तरफ भागने लगा। उसने इस पाँव को पकड़ लिया जो साइकिल के नीचे नहीं था और इसे इतनी जोर से खींचा कि मुझे वापस ऊपर ले आया, मुझे 2 हिस्से में काटने के लिए, और मोटरसाइकिल को दूसरी तरफ पलट दिया। इसके बाद इसने मेरी चमड़े की मोटरसाइकिल की पतलून और मेरी जिल्द में काटना शुरू कर दिया और अपने सर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाने लगा। मैं चीख रहा था और मेरे वालिद ने अपने सैडल बैग से अपनी कैरी पिस्तौल निकाली और हुआ में गोली चला दी। रीछों का मौसम नहीं था। रीछ बच्चों के साथ भाग गया और मुझे अपनी मोटरसाइकिल टू करनी पड़ी और अपने वालिद के साथ सवार होना पड़ा, क्योंकि मैं ड्राइवर के तौर पर मुस्तहकम रहने के लिए अपने पाँव को इतना नहीं हिला सकता था। आखिर में मुझे सिर्फ मेरी निचली पिंडली में शदीद पंक्चर के जख्म, एक खराशों वाली मोटरसाइकिल और हल्का सा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मिला। मेरे वालिदैन के पास एक पालतू जानवर के तौर पर रिकॉन था। एक खानदानी कुत्ते की तरह सलूक किया और पाला, यहां तक कि सहन के तालाब में भी तैरता था। उसका नाम राकी रखा। मैं 2 हफ्ते की थी। एक दिन मेरे पालने में राकी ने मेरे पालने में छलांग लगाई और नोचा और मेरे चेहरे को काट दिया। मेरे चेहरे पर 48 टांके लगे। अखबार का सफ़हा अव्वल में खबर छपी 1980 में। वालिद ने कहा कि इसने वाक़ये के बाद राकी को गोली मार दी। मैं अब 40 साल की हूं। जिस तरह से इसने मुझे नोचा और काटा, इससे मेरी शक्ल थोड़ी बिगड़ गई है। डॉक्टरों को मेरे होंठों को वापस सिलाई करनी पड़ी जहां वो साइड पर मिलते हैं। नॉर्मल बात भी नहीं कर सकती। जी हां, मैंने कभी नहीं देखा कि तुम इतनी खूबसूरत औरत हो, जब तक कि लोग मुझे बेहतर महसूस कराने के लिए झूठ ना बोले। मेरी माँ का एक दोस्त हिंदुस्तान में फॉरेस्ट रेंजर है और मैं अब से मजाक नहीं कर रहा। हिंदुस्तान में दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत सारे चीते हैं, बंगाली टाइगर्स। एक दिन वो और जंगल के कुछ दीगर रेंजर्स एक जख्मी चीते की तलाश में थे, इसलिए वो मुख्तलिफ समतों में फैल गए। शेर आमतौर पर पुरसुकून था और बेचैनी से हमला नहीं करता था, लिहाजा उन्होंने सोचा कि यह संभालने के लिए एक आसान सूरत हाल होगी। लेकिन चीता जख्मी था और कुदरती जिबिल्लत में मेरी माँ के दोस्त पर हमला कर दिया। चीते ने इसके ऊपर छलांग लगाई और इसे इसके बासपस पर काट लिया। बुनियादी तौर पर गोश्त को पैरोती हुए इसके 22 पस आधे खाए गए बर्गर के लंबे वर्जन की तरह लग रहे थे। दूसरे रेंजर्स मदद के लिए आते हैं। याद रखें कि ये चीता है, इसलिए इसे पकड़ना आसान नहीं था। शेर ने अपनी तवज्जो मेरी माँ के दोस्त के सर की तरफ मबजूल कराई, जो खोपड़ी को तोड़ना चाहता था, लेकिन वो अपना बाजू रास्ते में ले आया। शुक्र है कि बाजू नहीं टूटा। दूसरे रेंजर्स ने चीते को बेहोश किया और बेहोशी की दवा को असर करने में तकरीबन 5 मिनट लगे। रेंजर्स ने जख्मी रेंजर से तवज्जो हटाने के लिए रास्ते में ताज़ा गोश्त डाल दिया। इस वक्त तक चीता बेहोश हो चुका था और मकामी जंगल के क्लिनिक में कामयाबी के साथ ठीक हो गया था, और इसी तरह जख्मी रेंजर भी ठीक हो गया। 22 पस अगरचे आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हैं, लेकिन यह हो गया। बाद अज़ा उन्होंने इस जख्म को छुपाने और इस मौका की याद में चीते का टैटू अपने बासपस पर लगा लिया। मेरी नवीं सालगिरह से चंद माह पहले मेरी फैमिली मेरे वालिदैन के कुछ दोस्तों के साथ कैंप में गई थी। इसमें एक नौजवान जोड़ा भी शामिल था, जिसे हम मिस्टर और मिसेस स्पाइनलेस कहकर पुकारते थे, जो अपने कुत्ते बैंडेट को साथ लेकर आए थे। और जब मैं कुत्ता कहता हूं
तो मेरा मतलब एक बूढ़ा आधा भेड़िया वक्त का वहशियाना बम है। लिहाजा इस रात के आखिर में जब बालिग लोग कैंप फायर के अर्द गिर्द बैठकर वही कर रहे थे जो बालिग कैंप फायर के आसपास करते हैं, तो मैं और मेरी बहन ने टैग का खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने कैंप ग्राउंड के अर्द गिर्द मेरा पीछा करना शुरू कर दिया और मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, जबकि मैंने इससे बचने की पूरी कोशिश की। अचानक मेरे दाएं घुटने में तकलीफ दे दर्द होता है और मैं जमीन पर गिर जाता हूं। मेरी आंखें बंद हो रही थीं और मेरे दर्द में दो ख्यालात को एक साथ जोड़ने से कासिर था। अबदियत की तरह महसूस होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे मेरी माँ वापस मरकजी कैंप साइट पर ले जा रही है। मुझे बाद में पता चला कि बैंडिट ने मेरा पीछा किया और मेरी टांग काट ली। मुमकिना तौर पर हमारी टैग की गेम ने इसके कुत्तों के दिमाग में पीछा करने की जिबिल्लत को मुतहर्रिक किया था। जब मेरी बहन मदद के लिए भागी थी तो भेड़िया कुत्ता मेरे गर्द चक्कर लगाने लगा था, क्योंकि मैं वहां लेटा था, खून बह रहा था और वो कत्ल के लिए तैयार था। मिस्टर स्पाइनलेस ने इसे वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन इफरीत ने जो भी फरमाबरदारी की थी वो कदीम कुत्तों की जिबिलतों की वजह से खत्म हो गई थी। मिस्टर स्पाइनलेस को दौड़ने पर मजबूर किया और दोगली नस्ल वाले के सर पर लात मारी, जबकि इसके जबड़े मेरे गिले से सिर्फ चंद इंच की दूरी पर थे। मेरे वालिदैन अपने साथ लाए गए फर्स्ट एड किट से मेरे घुटने को पेच करने में कामयाब हो गए थे। काटने के जख्म को मुकम्मल तौर पर ठीक होने में चंद हफ्ते लगे। हालांकि मेरे घुटने के किनारे पर अब भी दांत से एक निशान है जो मेरे गोश्त में सबसे गहरा था। मेरे वालिद ने कई महीनों तक मिस्टर और मिसेस स्पाइनलेस को कायल करने की कोशिश की कि बैंडिट को छोड़ दिया जाए, खास तौर पर चूंकि मैं पहला शख्स नहीं था जिस पर उसने हमला किया था और उनके घर में एक नया बच्चा था, लेकिन वो इस कुत्ते से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे जिससे वो जानते थे कि ये राक्षस बन गया है। आखिरकार मेरे वालिदैन ने उन्हें खोए हुए मकसद के तौर पर लिख दिया और हमने इसके बाद से उनसे बात नहीं की है। खुशकिस्मती से कुत्ता तकरीबन 2 साल बाद बुढ़ापे से मर गया और मेरे वालिदैन ने मेरी 9 सालगिरह के लिए मुझे एक पपी दिया। तो उम्मीद अफजा इम्कानात है। मुझ पर एक रीछ ने हमला किया। मैं अकेले जंगल में चल रहा था, यहां तक कि मैंने कीचड़ में रीछ के पंजों के निशानात देखे। उसने मुझे ज्यादा मोहतात कर दिया और मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया और खामोश हो गया। फिर मैंने 2 छोटे रीछ के बच्चे देखे जो मुझसे 2 मीटर की दूरी पर सड़क पार कर रहे थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़कर देखा कि माँ मेरी तरफ बढ़ रही है। मैंने पूरी जान लगा के चीख मारी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसने मुझ पर छलांग लगा दी और हमने लड़ना शुरू कर दिया। मैंने इसकी नाक पर कुछ अच्छे वार किए, यहां तक कि मैंने आखिरकार उसकी आंख अंदर घिसड़ दी और वो मुझसे उतर गई। मैं खड़ा हुआ और पहाड़ी के नीचे इस जगह से भाग गया और सीधा घर चला गया। उसने मुझे बहुत बुरी तरह से नोचा, लेकिन खुशकिस्मती से कोई टाके नहीं लगे। मैं अब ये रास्ता इख्तियार नहीं करता। ये मेरा दोस्त है, लेकिन जब ये हुआ तो मैं वहां मौजूद था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड और 2 दीगर दोस्तों के साथ मेक्सिको में 1 हफ्ते के लिए छुट्टियों पर था। अगर आप कभी रहे हैं, आप जानते हैं कि बहुत से बड़े स्ट्रीट फेस्टिवल हैं जिनमें लोग सामान फरोख्त करते हैं और बुनियादी तौर पर अब से कोई भी पैसा हासिल करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर हम आम तौर पर बेचने वालों को नजरअंदाज करते थे, लेकिन एक बार मेरी गर्लफ्रेंड ने किसी की तरफ इशारा किया जिसके पास बड़ा सांप था जो कुछ पैसों के लिए इसके साथ तस्वीर खींचने की पेशकश कर रहा था। हम इस वक्त अहमक थे और खतरात के बारे में नहीं सोचते थे, लिहाजा मेरे दोस्त ने अपनी गर्दन में सांप के साथ तस्वीर लेने के लिए अदायगी की, लेकिन सांप ने जोर जोर से हंस करना शुरू कर दिया। कंट्रोल करने वाले शख्स ने मेरे दोस्त से कहा कि वो बगैर हिले खड़ा रहे और ये यकीनी तौर पर पुरसुकून हो जाएगा, लेकिन सांप हंस हंस करता रहा। आखिरकार मालिक ने इसे मेरे दोस्त से हटाने की कोशिश की, लेकिन सांप ने इस शख्स को नाक पर काट लिया, जिसकी वजह से मेरा दोस्त घबरा गया और हड़बड़ाकर सांप को नीचे फेंक दिया। इसके बाद सांप ने मेरे दोस्त को बार बार काटना शुरू कर दिया और मैं सिर्फ ये सोच सकता था कि क्या ये चीज जहरीली है। पता चला कि ये था और मेरा दोस्त कुछ दिन बाद ही काटे जाने से मर गया। कहानी का इखलाकी सबक: इस तरह के लोगों पर भरोसा न करें क्योंकि उन्हें ज्यादातर अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, और जब जानवर वहशी हो जाएगा तो उनका इस पर कोई काबू नहीं रहेगा। बरसों पहले यहाँ कैलिफोर्निया में जारहाना शहद की मक्खियों के मसाइल थे।
मैंने जो समझा वो ये था कि मकामी शहद की मक्खियां किसी न किसी तरह अफ्रीकी शहद की मक्खियों के साथ मिलकर बहुत जारहाना मक्खियां बन गई थीं। हमलों के बारे में कभी कभार खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो आम तौर पर आवारा शहद की मक्खियां पालने वालों के साथ होती थी। चंद दोस्तों और मैंने अपने घोड़ों को सवारी के लिए एक अच्छी पुरसुकून जगह पर ट्रेल किया। एक बड़े बलूत के दरख्त के नीचे जहां से हमें गुजरना था, हमें कुछ डब्बे नजर आए, प्लास्टिक के स्टोरेज के डब्बे जैसे अब क्रिसमस के सामान को दूर रखने के लिए रखते हैं। हमने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था क्योंकि बदमाश अक्सर अपना कूड़ा कहीं पर भी फेंक देते हैं। हम डब्बों के करीब सवार हुए और हम गूंजने की बजाय गुनगुनाने की ज्यादा आवाज सुन सकते थे, लिहाजा हम उनसे दूर हटकर सवार हुए। हम उनसे तकरीबन 1000 फुट के फासले पर थे कि एक भी मक्खी नजर नहीं आई। फिर अचानक वो हमारे ऊपर आ गईं। ये एक बहुत बड़ा सिया बादल था और वो बिल्कुल हमारे अंदर उड़ आए। हम सब ने अपने घोड़ों को लात मारी और जितनी तेजी से हम भाग सकते थे भागे, लेकिन वो हमारे साथ फंस गए। हम 1 मील दौड़ चुके होंगे और फिर भी एक बादल हमारे पीछे आए। हम वहां पहुंच गए जहां हमारा ट्रेलर था और उनके पास घोड़ों को पानी देने के लिए बड़ी गिरती थीं और हम इसमें कूदने के लिए भागे। मुझे पहले कभी डंक नहीं मारा गया था, इसलिए मैं उस वक्त किसी किस्म की एलर्जी से लाइल था। मुझे जो कुछ याद है, मैं हुआ के लिए हाँप रहा था और मैं बाहर था। पता चला कि वो शहद की मक्खियां 2 गायों को मारने की जिम्मेदार थीं। मुझे 40 से ज्यादा डंक मारे गए और मेरे दोस्तों और उनके घोड़ों समेत तकरीबन 200 डंक थे। मुझ पर नहीं बल्कि खानदान के एक फर्द पर उसके पिटबुल ने हमला किया। उसने कहानी कम से कम 20 बार सुनाई और ये कभी नहीं बदली। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा खानदान बड़े कुत्तों के लिए कोई अजनबी नहीं है, खास तौर पर चाओ चाओ, इक्किटास, रूट व्हीलर्स और इस तरह के कुत्तों को काबू करते हैं। मेरी फैमिली मेंबर वही थी जो इससे पहले अपनी जिंदगी भर में 5 पिटबुल्स की मालिकन थी। इस दिन वो अपनी पोती के लिए बोतल बनाने के लिए जल्दी उठी। उसने कुत्ते के एक बच्चे को नहीं देखा, इनमें से सिर्फ 4 थे। वो अपनी जगह से बाहर निकल गया था। पीछे हटते हुए इसने इसके पांव पर कदम रख दिया। यकीनन वो चीखा। कुत्ते के वालिद ने इस पर हमला करते हुए सोफे से छलांग लगा दी। वो उसके बाजू पर लपका और उसे नीचे खींच दिया। इसके रद्दे अमल ने इसके चेहरे को ढांप लिया जब इसने दोनों बाजुओं को तकरीबन उखाड़ और फाड़ दिया। हर तरफ खून था, फर्श, दीवारें और छत पर। वो चीखती और रोती रही, लेकिन जब इसने कोई शोर मचाना बंद कर दिया तब इसने इसे छोड़ दिया। पुलिस, जानवरों पर काबू पाने वाले और पैरामेडिक्स फौरी तौर पर वहां पहुंच गए। जब वो उसे स्ट्रेचर पर ले गए तो वो सदमे में थी। वो ठीक बोल रही थी। इसने कहा कि सब कुछ बेहिस हो गया था। इसे मुंतकिल करते वक्त कंट्रोल ऑफिसर ने कुत्ते की तरफ बंदूक तानी हुई थी, जबकि मां और बच्चों को इससे दूर कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि यह सबसे अफसोसनाक चीज थी जो उन्होंने देखी। एक मां किता अपनी दम हिलाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही है और 4 छोटे बच्चे इसके बिल्कुल पीछे चल रहे हैं। आखिरकार मेरे खानदान के रुकन ने उनसे इल्तिजा की कि वो इसे गोली ना मारे क्योंकि वो बुरा नहीं था। इसे मुंतकिल करने के बाद डॉक्टर सदमे में था। पिरामिडेक्स को मालूम नहीं था कि वो क्या करे क्योंकि इसका गोश्त सिर्फ लटका हुआ था। लिहाजा उन्होंने इसे एक साथ टेप किया जब तक कि वो अस्पताल ना पहुंची। वो दोनों बाजू काटना चाहते थे, लेकिन खुशकिस्मती से एक और डॉक्टर आया और वो जो बचा सकते थे उन्होंने बचा लिया। बदकिस्मती से जानवरों के कंट्रोल ने दोनों कुत्तों और बच्चों को कत्ल कर दिया। एक अफसर ने कहा कि वो मर्द इतना अच्छा है कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसने इतना नुकसान किया है। आज तक जो कुछ हुआ इसके लिए वो इसे मोरिद इल्जाम नहीं ठहराती। वो सिर्फ ये चाहती थी कि खबर फैलने से पहले और दावा किया जाने कि वो एक खूनखार पिटबुल है, इसे अपना मौक़िफ़ बताने का मौका मिलना चाहिए था। ये एक गलती थी जिसके बारे में उसने कहा था कि इस पर जल्दी से इल्जाम लगाया गया था। सबसे अजीब बात डॉक्टर ने कही कि इससे 1 घंटा पहले 2 और लोग आए जिनके लड़के पर जर्मन शेफर्ड ने हमला किया और एक और औरत पर लिबराडोर ने। लेकिन खबर सिर्फ पिटबुल पर कहानी चाहती थी। जब मैं 6 साल का था तो मेरे पास एक अंधा कुत्ता था जिसका नाम ओलिवर था। ओलिवर एक नेपोलिटन मास्टिफ था। वो न सिर्फ नाबीना था बल्कि इसके मसाने में कुछ इन्फेक्शन था
और वो जो दवा लेता था उसकी वजह से इसका दिमाग घूम जाता था और वो बेहद पागल हो जाता था। जो भी हो, मैं बाहर खेल रहा था और मुझे लगता है कि मेरी फरीसुबी उसे जाके लगी। वो पूरी कुव्वत से मुझ पर दौड़ता हुआ आया और मेरे सर को काट लिया। मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहां मुझे अपने चेहरे के दोनों तरफ टेम्पल से ठोड़ी तक 32 टाँके लगे। बाद में मेरे वालिदैन से पूछने पर उन्होंने इसकी वजाहत यूं की कि जब हमने इसे अब से दूर किया तो आपकी जल्द उसके दांतों में फंस गई थी और आपका चेहरा छलक रहा था। इसे 1 हफ्ते बाद मार दिया गया था और मेरे पास अब भी गैर मुतनासिब जबड़े और फूले हुए बेरंग गाल हैं। जब मैं 4 साल का था तो हमने अपने कुछ खिलौने अपने तहखाने में रखते थे। अब मेरा घर 100 साल से ज्यादा पुराना है, इसलिए अब तसव्वुर कर सकते हैं इनके तहखाना कैसा लगता होगा। फर्श और दीवारें सीमेंट से बनी हैं और पूरी जगह मकड़ी के जालों से भरी हुई है। वैसे भी मेरे वालिद लॉन्ड्री कर रहे थे। हमारा वॉशर और ड्रायर तहखाने में है और मैंने उनके साथ रहने का फैसला किया जब वो ये कर रहे थे। मैं पीछे गया और कुछ खिलौनों से खेला। इनमें से एक छोटा सा सोफा था जिसको खोलो तो वो एक बिस्तर बन जाता था। मैंने इसे खोला और बहुत सारे सेंटीपैड और मकड़ियां बाहर निकल गईं। कुछ मेरे छोटे जिस्म के ऊपर चढ़े गईं और बाकियों ने मेरे अर्द गिर्द फर्श को घेर लिया। मुझे अब भी शदीद आराकिनोफोबिया है और मुझे मकड़ी या सेंटीपैड से डर जाने से घबराहट के हमले होते थे। वो अब भी मुझे डराते हैं, लेकिन शुक्र है कि मुझे एक छोटे से कीड़े को देखने से ज़हनी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है जिसकी बहुत ज्यादा टांगें होती हैं। मैं काम और जिस घर में रह रहा था उसके दरमियान इस सहन से गुजरता था। एक औरत के घर के पिछवाड़े में 2 कुत्ते थे। किसी भी वजह से इनमें से एक मुझसे बिल्कुल नफरत करता था। ये बाड़ पर छलांग लगाता और जब भी मैं वहां से गुजरता मुझ पर भौंकता। अब मेरे पास अपने पिट बिल्स थे जिनके साथ मैं काफी हद तक खेलता था और हमेशा सोचता था कि अगर कोई कुत्ता मुझ पर हमला करे तो मैं ठीक हूंगा, क्योंकि मैं अपने कुत्ते के खेल के हमले को आसानी से रोक सकता हूं। खैर, मैं गलत था। एक दिन इस खातून के कुत्ते ने इसे बाड़ को फलांग लिया और बार बार मेरी टांगें काटता हुआ मेरे गर्द चक्कर लगाता रहा। इसके बाद ये छलांग लगाकर मेरे बाजू पर लपक गया। शुक्र है कि यह शदीद सर्दी का दिन था और मैंने अपनी चमड़े की मौसम सरमा की जैकेट पहन रखी थी। पूरे हमले के दौरान मैं सिर्फ जिम गया था और खातून को बाहर आने के लिए पुकारा और आखिरकार वो बहुत सुकून से बाहर आई। मैंने सीखा कि अब कतई तौर पर अंदाजा नहीं लगा सकते कि अब कैसा रद्द अमल जाहिर करने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने ही तैयार हैं। वो और मेरा अंदाजा है कि तस्वीर कशी के लिए ये कुत्ता शायद जर्मन शेफर्ड और लिब्राडोर का मिक्स था। एक जर्मन शेफर्ड लगता है लेकिन पूरा काला था। मैं शदीद जख्मी नहीं हुआ था, लेकिन इसने मुझे वाकई आजिज कर दिया। मेरा अंदाजा है कि आप कह सकते हैं 2018 में मैं जंगल के बीच में थिएटर में काम कर रहा था। एक रात में थिएटर बंद कर रहा हूं। एक अदाकार के साथ अमले का वाहिद रुकन अपनी गाड़ी में सामान लोड कर रहा है। जाने से पहले मुझे थिएटर के गिर्द चक्कर लगाना पड़ता है। मैं थिएटर के बिल्कुल पीछे साहिल समंदर पर चल रहा हूं और अपने फोन की फ्लैश लाइट से नोटिस कर रहा हूं। मैं घर में अपनी अच्छी फ्लैश लाइट भूल गया। कोई छोटी और तेज चीज थिएटर में घुसने की कोशिश कर रही थी। मुझे याद रखना चाहिए कि थिएटर को माजी में रिकॉन के साथ मसाइल का सामना करना पड़ा है। मैं छोटी तेज चीज को एक किस्म का रिकॉन समझकर जाने देता हूं, लेकिन फिर जब मैं रोशनी थोड़ी आगे करता हूं तो अंधेरे में से एक काली मारीच और इसका एक बच्चा निकलता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि मैंने एक रिकॉन के पास से नहीं गुजरा, मैं एक रीछ के बच्चे के पास से गुजरा हूं और मैं अब बच्चा रीछ और उसकी मां के दरमियान हूं। मैं जिस सूरत हाल में था उसका एहसास करते हुए मैंने बाजू उठाए और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते हुए रीछ पर चीखना शुरू कर दिया। मां रीछ ने मुझ पर चीखते हुए हमला किया। खुशकिस्मती से मैं इतना पीछे हट गया कि वो मुझसे पहले अपने बच्चे के पास पहुंच गई। उसने अपना ध्यान बच्चे की तरफ मोड़ लिया और मैं तेजी से रीछ से दूर कोने के अर्द गिर्द से होकर चला गया। 2015 में मैं कनाडा की सरहद से 2 घंटे के फासले पर कीली, मोंटाना में रह रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं एलिक का तन्हा शिकार का सफर करने जा रहा हूं, ये सोच कर कि मैं इस इलाके को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता था।
मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कमान को एक तरफ एक बोवी चाकू और कुछ गियर ले जाऊंगा। मैं जानता था कि मेरे शुमाल मशरिक में जमीन का एक टुकड़ा था जिसे बंद होने की वजह से और अच्छी वजह से शिकार नहीं किया गया था। 3 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद मैं आखिरकार पहुंच गया। मुझे बहुत कम मालूम था कि यह वफाक के कंट्रोल में है और उसकी एक छोटी सी बाड़ थी जिसमें एक सुराख था जो शायद 6 फुट से ज्यादा नहीं था। ये आपको एक इंतबा दे रहा था जिस पर मैंने तवज्जो नहीं दी, लेकिन रास्ता सीधा साफ था। मैं जानता था कि वो रास्ता तकरीबन 30 मील का था। सीट अप करने के लिए एक अच्छी जगह तलाश करने का फैसला किया और तकरीबन 3 मील मैंने बेवकूफ़ी से फैसला किया कि अपनी कमान को कार में छोड़कर सिर्फ अपनी पिस्तौल ले लूं। और जैसा कि मैं इस साफ जगह से ट्रैकिंग कर रहा था, मुझे एक ही वक्त में अपने दाएं और बाएं से 2 गिड़गिड़ाती आवाजें सुनाई देती हैं। मेरा पहला रद्द अमल अपने अहम हथियार तक पहुंचना था जो मेरे पास नहीं था। फिर तकरीबन चंद सेकंडों में एक मुकम्मल 2500 पाउंड वजनी माउस और एक मुकम्मल बड़े हुए ग्रेजली रीच एक ही वक्त में नमूदार होते हैं और मैं बिल्कुल दरमियान में फिस जाता हूं। उन्होंने लम्हा बा लम्हा एक दूसरे की तरफ देखा और जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा मैं धीरे धीरे नीचे जमीन पर गिरा और अपना चेहरा कीचड़ में डाल दिया और कोई आवाज नहीं निकाली। इसके बाद जो लगने में कई घंटे लग रहे थे वो मुमकिना तौर पर तकरीबन 15 मिनट हुए थे। उन्होंने जो कुछ मैं सुन सकता था एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखा, वापस घूमे और मुखालिफ समत में चले गए। मैं वहां इस वक्त तक लेट गया जब तक मुझे यकीन न हो गया कि वो अब आसपास नहीं हैं, और मैंने अपनी तशरीफ उठाई और वापस अपने ट्रक तक पहुंचा और वहां से निकल गया। फिर कभी तन्हा शिकार पर नहीं गया। माँ के बॉयफ्रेंड के पास एक किता थी। ठीक ही है, मैंने सोचा। बड़ी सफेद पिटबिल जिसे आइवी कहते हैं, प्यारी है, नीचे जंजीर से बांधी हुई, और माँ के बॉयफ्रेंड ने कहा कि उसके साथ न खेलो क्योंकि उसे एक मुहाफिज किता समझा जाता है और वो उन लोगों के बहुत मुखालिफ है जिन्हें वो नहीं जानती। लेकिन चूंकि मैं जानवरों के साथ हम आहंग हूं और अपने जानवरों से मोहब्बत करने वाली चा को गैर मुकफ्फल कर दिया है, मैंने इन हिदायत को नजरअंदाज करने का फैसला किया। तो मैं इस किता के साथ खेलता हूं और अंदाजा लगाएं कि उसके पास मुझे काटने का असाब है। न सिर्फ मैं नाराज हुआ बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खून बह रहा था क्योंकि इसने मेरी पलक के ऊपरी हिस्से का एक अच्छा हिस्सा काट लिया था। मैंने जो दर्द सोचा था वो इतना बुरा नहीं था। मुझे बहुत कम मालूम था कि अस्पताल में एड्रेनालिन कब खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिर मैं मरना चाह रहा था क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा था। शुक्र है टाँके लग गए, मैं अब बेहतर हूं। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये 3 भेड़िए थे और मैं जंगल में था। इस तरह ये कम शर्मनाक महसूस होता है। सुनने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब बटन दबाएं और मजीद वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को फाल करें।